कहते हैं ना, समरथ को नहीं दोष गोसाई। क्या कुछ ऐसा ही हुआ है? क्या सऊदी अरब और चाइना ने ईरान को दिया है बड़ा धोखा? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। किले के दरवाजे हमेशा अंदर की तरफ से खुलते हैं, ये अजीत डोभाल ने कहा था और ये बहुत बड़ी सच्चाई है। ईरान अभी जवाबी हमले कर रहा है खामनेई के मौत के बाद, और माना जा रहा है कि अगर इधर से जवाबी हमला होता है तो उधर से भी होगा, और ऐसे में बहुत कुछ बड़ा हो सकता है। ये भी कहा जा रहा है कि ईरान अब कोशिश कर रहा है रिहायशी इलाकों में, यूएई के, कतर के, सऊदी अरब के, ताकि ऐसी जगहों पर हमला किया जाए कि उनकी जनता फिर कहें कि नहीं, आप सपोर्ट मत करो, और इस पूरे इलाके को जंग के आग के घेरे में ले लिया जाए। लेकिन क्या खामनेई की मौत, जो काफी रहस्यमयी लग रही है, इसके पीछे कौन है? पहली बात तो ये कि ईरान के सुप्रीम लीडर ईरान में अपने खास सलाहकारों के साथ अपने महल में बैठक कर रहे थे। ये बैठक सीक्रेट थी, लेकिन मोसाद को किसी ने इसकी जानकारी दे दी। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के जासूसों को ईरानी सरकार के भीतर से जानकारी मिल गई कि खामनेई कहाँ बैठक करने वाले हैं, कितने बजे बैठक करने वाले हैं, और उनके साथ बैठक में कौन कौन शामिल हो रहा है। इसलिए अमूमन ऐसे हमले रात के समय होते हैं, लेकिन मोसाद की जानकारी मिलने के फौरन बाद इजराइल ने सुबह के वक्त ही तत्काल हमला करने का फैसला लिया। इजराइल पहले रात में स्ट्राइक शुरू करने वाला था, लेकिन सुप्रीम लीडर के बारे में सुराग मिलते ही तत्काल हमला करने का फैसला लिया गया। उनकी मौत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये पोस्ट डाला कि उन्हें इतिहास के सबसे बुरा लोगों में से एक बताया और लिखा कि खामनेई मारे गए। वहीं इजराइल के चैनल का कहना है खामनेई की बॉडी राष्ट्रपति महल के मलबे में मिली है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कल अमेरिका के एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू में सुप्रीम लीडर खामनेई और राष्ट्रपति पेजेस्कियान को लेकर कहा था कि जहां तक मुझे पता है वो सुरक्षित है। वहीं कुछ ने ये दावा किया था कि सुप्रीम लीडर सूडान चले गए हैं, लेकिन इजराइल को पता चल गया। ईरान के सुप्रीम लीडर के पिछले काफी समय से अंडरग्राउंड रहने की खबर थी, इसलिए जैसे ही इजराइल को उनके लोकेशन का पता चला, ठीक वैसे ही उस कंपाउंड पर 30 से 40 मिसाइलों से हमला कर दिया गया। पूरे राष्ट्रपति भवन को मलबे में तब्दील कर दिया गया। ब्रिटिश मीडिया ने खुफिया एजेंसियों के हवाले से कहा कि कम से कम 40 सीनियर लीडर और अधिकारी मारे गए हैं। इनमें ईरान के रक्षा मंत्री आमिर नसीरजादे, रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कमांडर मोहम्मद पाकपुर, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी, ये सारे इसमें मारे गए। कहा गया, इजराइल ने दावा किया कि ईरान के इस्लामिक रिपब्लिक जुडिशरी के हेड भी मारे गए हैं, यानी करीब करीब सब कुछ तबाह हो गया है। इजराइल ने शनिवार शाम के समय 200 फाइटर जेट के साथ ईरान के अंदर 500 ठिकानों पर बड़े हमले किए, और उसके बाद ये सारा नुकसान देखने को मिला। लेकिन अभी ये सवाल है कि आखिरकार ईरान को धोखा कैसे मिला? ईरान ने दो शक्तिशाली दोस्त बनाए थे, चाइना और रूस। मैंने कई लोगों को ये कहते सुना कि भारत ना ईरान के साथ दुश्मनी मोल ले रहा है, भारत रूस के साथ दोस्ती नहीं रख रहा है, अकड़ कर खड़ा नहीं हो रहा है, भारत बीच का रास्ता चुन रहा है। ये सब ठीक नहीं है। तो आपको बता दूं, अभी एक एग्जाम्पल देखो आप, और आपको समझ में आ जाएगा कि भारत किस हिसाब से चलता है और क्यों सही चलता है। यहाँ पर चाइना और रूस को अपने शक्तिशाली दोस्त समझता था ईरान, और दोनों ने मिलकर युद्धाभ्यास भी किया, लेकिन ये युद्धाभ्यास ठीक खत्म होते ही रूस अपने रास्ते निकल लिया। रूस ने अपने हेलीकॉप्टर मंगवा लिए, और वहीं दूसरी तरफ चाइना भी अपने रास्ते चल दिया, जबकि चाइना ने ईरान से बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया है, तेल से लेकर हर एक चीज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये बन गया तबाही का मैदान। लेकिन चाइना ने क्या मदद किया? सिर्फ हथियार दिए, वो भी हथियार ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम जो ये बताते हैं कि ये एयर डिफेंस सिस्टम किसी काम के नहीं है। हालांकि आपको बता दूं, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक चीज तो है कि भारत ने अपने ऊपर रॉकेट्स, मिसाइल गिरने नहीं दिए। जिस तरीके से तबाही, अभी ऐसा नहीं है कि तेल अवीव में नहीं है, वहाँ भी गिर रहे हैं मिसाइल, और ईरान में भी गिर रहे हैं मिसाइल। लेकिन इन सब के बावजूद भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने एक अच्छा खासा कामकाज। तो यहाँ चाइना भी भागता हुआ दिख रहा है, और चाइना की तरफ से जो निंदा आई है
उसमें इन्होंने किस तरीके से कहा है, इन्होंने चिंता व्यक्त की है। इन्होंने सीधे सीधे अमेरिका या इजराइल को दोषी नहीं ठहराया है। यहाँ सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक और देश है सऊदी। क्या सऊदी के प्रिंस ने या प्रिंस के छोटे भाई ने फोन करके बातचीत करा और बातचीत में सहमति दी कि हाँ भाई आप ईरान के ऊपर हमला करो। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, सऊदी अरब क्यों बोलेगा? तो एक लंबे समय तक हुती विद्रोहियों ने सऊदी को परेशान किया है। और ईरान और तुर्की में एक चीज है, दोनों ही मुस्लिम देशों के खलीफा बनने के चक्कर में रहे। ईरान की सऊदी अरब के साथ एक लंबी चौड़ी दुश्मनी रही है। ईरान अगर हासिल कर लेता परमाणु शक्ति तो सऊदी अरब के लिए बहुत मुश्किल होता है। ये बात सऊदी के प्रिंस ने पहले भी कहा है, इस वीडियो में सुनिए। Because he wants to expand. He wants to create his own project in the Middle East, very much like Hitler, who wanted to expand at the time. Many countries around the world and in Europe did not realize how dangerous Hitler was until what happened happened. I don't want to see the same events happening in the Middle East. Saudi Arabia does not want to acquire any nuclear bomb, but without a doubt, if तो ऐसे में सऊदी चाहता था कि यहाँ से पर ईरानी शासन बदले और ईरानी शासन बदल कर नया शासन। खुद सऊदी अरब के प्रिंस ने इस बात को कहा भी था कि अभी का जो शासन है वो शासन हिटलर की तरह काम करता है और वो शासन चाहता है कि उनके पास असीम शक्ति हो, जो हमारे लिए ठीक नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि सामने सामने ये कहने वाला सऊदी कि भाई डिप्लोमेटिक तरीके से काम करो, लड़ाई झगड़ा मत करो, उस सऊदी ने कहीं न कहीं साथ दिया अमेरिका का और इस जंग में उनके भरपूर साथ रहे। अब आगे आने वाले समय में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि समय के साथ बदलो, वरना कोई भी शक्तिशाली देश चाहे चाइना हो या रूस हो, इन दोनों में से कोई समय पर जंग वाले जब हालात होंगे तो आपके साथ खड़ा नहीं होगा। एक्सरसाइज हुए, दोनों देशों ने एक्सरसाइज किया और दोनों के दोनों निकल लिए। ईरान पर अब जब एक्चुअल हमला हो रहा है तो कोई भी ईरान को बचाने के लिए नहीं आ रहा है, किसी की तरफ से भी मिसाइलें नहीं चल रही है। यही केस होगा जब भारत और चाइना के बीच में अगर युद्ध होता है तो, और यही केस होगा अगर भारत अमेरिका आपस में भिड़ जाते हैं तो। इसी वजह से भारत डिप्लोमेटिक तरीके से अभी उनके साथ खड़ा कहीं न कहीं दिख रहा है जो शक्तिशाली है, और ये भारत के लिए जरूरी भी है। बहुत सारे लोग माने न माने, अभी शांति पूर्वक इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए बेहतर है कि आप किसी से पंगे न लें और आगे बढ़ें। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।